बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है? ये असल में एक एनालिटिकल टेक्निक है जो किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर हम इसको एक लफ्ज़ में कहना चाहें तो ये फिज़िको केमिकल सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, अब फिज़िको केमिकल सेपरेशन टेक्निक से मुराद ये है कि इसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रोसेसेस शामिल होते हैं सेपरेशन के दौरान। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटोग्राफी लफ्ज़ है ये कहाँ से निकला है? ये दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफोस मीन्स राइटिंग, कलर राइटिंग। अब अगर हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ जाएं कि ये इसका नाम क्यों रखा गया, तो फर्स्ट टाइम यानी जो 20th सेंचुरी थी उसके पहले अशरे में इस टेक्निक को यूज़ किया गया था प्लांट पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल है इसको सेपरेट करने के लिए। तो चूंकि क्लोरोफिल कलर्ड है, पिगमेंट है, इसलिए इस टेक्निक का नाम भी रखा गया क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब ये बहुत एडवांस टेक्निक हो चुकी है, तकरीबन हर इंडस्ट्री में हर जगह इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको एनालिटिकल टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। और अब ये सिर्फ कलर सब्सटेंसेस तक महदूद नहीं रही, ये बहुत एडवांस टेक्निक हो चुकी है। अब अगर इसके प्रिंसिपल की तरफ हम देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है जिसकी बेसिस पर इसकी सेपरेशन होती है, तो सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटी फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। अब स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज क्या चीज़ है? स्टेशनरी फेज क्या होती है? जो कि फिक्स्ड होती है, जो मूव नहीं करती, और मोबाइल फेज क्या होती है? जो मूव करती है। ठीक है, और ये दोनों फेजेस आपस में क्या होती हैं? इमिसिबल, यानी आपस में ये सॉल्युबल नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो सेपरेट जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं वो सेपरेट होते हैं इन दोनों की अफिनिटी की वजह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो फर्ज करें कि ये हमारा फिल्टर पेपर है, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है जिसके ऊपर हमने सेपरेशन करनी है। इस पेपर को हम, इस स्ट्रिप को हम क्या करते हैं? हम हैंग करते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, और फिर यहाँ पर हमारा सैंपल, हम यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे सैंपल लगाते हैं। फर्ज करें हमारा सैंपल है मिक्सचर ऑफ इंक्स पर मुश्तमिल। ठीक है, और दो इंक्स हैं उसमें, एक रेड है और एक ग्रीन इंक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मोबाइल फेज, ये मोबाइल फेज नीचे क्रोमेटोग्राफिक टैंक में नीचे मोबाइल फेज होती है। ठीक है, और पेपर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्ट करते हैं एज स्टेशनरी फेज। अब क्या होगा? ये मोबाइल फेज ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, अब ये जो फॉर एग्जांपल रेड जो इंक है इसकी अफिनिटी, इसकी कशिश स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा, और जो ग्रीन इंक है इसकी अफिनिटी, इसकी कशिश, अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल फेज के साथ ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसका फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर इसकी बड़ी मज़े की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूँ समझें कि अगर दो बच्चे रेस लगा रहे हों, ठीक है, और विनिंग पॉइंट पर सामने उनकी मदर्स खड़ी हों और दरमियान में रास्ते में उनके लिए चॉकलेट्स रखी गई हों, जिस बच्चे की अट्रैक्शन चॉकलेट के साथ ज़्यादा होगी वो विनिंग पॉइंट पर देर से पहुंचेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे की अट्रैक्शन मदर के साथ ज़्यादा होगी वो जल्दी विनिंग पॉइंट पर, विनिंग लाइन तक पहुंच जाएगा। इन द सेम वे जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, जिसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होती है वो कम ट्रैवल करता है। अभी हमने बात की कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के साथ अफिनिटी की वजह से कंपोनेंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब ये यानी बिटवीन टू फेजेस, कौन सी? स्टेशनरी और मोबाइल फेज़। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट की वो किस रूल के तहत होती है? वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है? ये असल में रेशो है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज़, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। यानी स्टेशनरी फेज में वो कितना अपने आप को उसकी कंसंट्रेशन गई है और कितनी कंसंट्रेशन उसकी मोबाइल फेज में गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने बात की अभी के की, अगर के की वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है, इफ़ हायर के वैल्यू, इसका मतलब ये होगा कि ग्रेट अफिनिटी फॉर मोबाइल फेज, कंपोनेंट की अफिनिटी कशिश मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन ऊपर, ऊपर क्या, बटे के ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। अगर ये कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज़्यादा होगी तो आंसर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू बटे के नीचे, देखें आपको पता है वैल्यू, जो भी वैल्यू हो बटे के नीचे तो उसका आंसर क्या होता है? अगर बड़ी वैल्यू हो तो आंसर क्या आता होता है? कम आता होता है। तो ये नीचे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। अगर
कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज़्यादा अट्रैक्शन हो, उसकी अफिनिटी हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी और के का आंसर क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। इट मीन्स कि इफ़ लोअर के वैल्यू इट मीन्स ग्रेटर अफिनिटी ऑफ कंपोनेंट फॉर स्टेशनरी फेज, ठीक है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में हम इसको कहते हैं RF वैल्यू, यानी रिटेंशन फैक्टर। अब ये RF वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोबाइल फेज, यानी ये भी रेशो है बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोबाइल फेज, ठीक है। अब ये जो हमने बात की स्टेशनरी फेजेस की, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो है वो दो हो सकती हैं, यानी दो तरह की हो सकती है, या तो वो सॉलिड हो सकती है या फिर वो लिक्विड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सॉलिड किसके केस में होगी, जिस तरह एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और लिक्विड किसके केस में होगी, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज जो है वो भी दो तरह की हो सकती है, वो गैस हो सकती है या फिर लिक्विड, क्योंकि मोबाइल फेज का मतलब है मूव करने वाली, ठीक है। तो मूव क्या कर सकती है, जो फ्लो करती है, यानी अब फ्लूइड जो है वो दो होते हैं, फ्लूइड, लिक्विड और गैस, दोनों को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड, यानी जो फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मोबाइल फेज जो है वो दो तरह की हो सकती है, या वो गैस हो सकती है या वो लिक्विड हो सकती है, वो सॉलिड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्लासिफिकेशन यानी इसकी टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स इसकी तीन बेसिस पर हम इसकी टाइप्स करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल और मैकेनिज्म, यानी जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जिसके तहत सेपरेशन हो रही है, उसकी बेस पर अगर हम देखें तो फिर चार टाइप्स हैं, एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूजन और जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है। एक होती है एब्जॉर्प्शन जो बी से होती है, और एक होती है एड्जॉर्प्शन डी के साथ, ठीक है। इसको अगर आप समझना चाहें तो यूँ समझें कि आजकल जैसे बर्थडेज होती हैं, तो बर्थडे में क्या होता है कि केक पहले फ्रेंड्स जो हैं वो पहले केक खाते हैं, उसके बाद केक पहले मलते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं, ठीक है। अब जो केक खाते हैं हम अंदर तक लेके जाते हैं वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब हो गया, अंदर तक गया। और जो केक मुंह पे मल दिया जाता है वो क्या है, एड्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी जो सिर्फ सरफेस के ऊपर अटैच हो, सरफेस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, बेसिकली ये याद रखना है कि इसमें स्टेशनरी फेज होती है सॉलिड, ठीक है। स्टेशनरी फेज क्या होती है, सॉलिड, और इसमें जो फिनोमिना यूज होता है, जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या है, एड्जॉर्प्शन। अब होता क्या है कि ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी क्या है, स्टेशनरी फेज, ये सॉलिड है। अब स्टेशनरी फेज दिखने में तो आपको सही नजर आ रही होगी, प्लेन, लेकिन अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको इसके ऊपर यूं इसकी सरफेस अनइवन नजर आती है, उभरी हुई, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हमारा कंपोनेंट होता है वो इस सरफेस के ऊपर, ये देखें, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, कंपोनेंट के, ये इसके ऊपर आके, ये देखें, ये इसके ऊपर आके अटैच हो गए हैं स्टेशनरी फेज के ऊपर, ठीक है। तो जिसकी अफिनिटी, जिस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो कम ट्रेवल करेगा, यानी इसके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जिस कंपोनेंट की अफिनिटी कम होगी स्टेशनरी फेज के साथ वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। फिर है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसका आपने ये याद रखना है कि इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें स्टेशनरी फेज होती है लिक्विड। अब आपको देखने में ये लगता है कि पेपर जो है वो सॉलिड है और वही स्टेशनरी फेज है, हालांकि ऐसा नहीं है। पेपर बना हुआ है सेलुलोज से, और उसके पेपर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर एक नज़र आ रही है, ये देखें कि ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है अनइवन सरफेस, ये क्या है, ये सेलुलोज पेपर है ये। और पेपर में एक क्या होता है, सेलुलोज के ऊपर OH जो है फंक्शनल ग्रुप होता है। अब OH जो है ना, उसकी अफिनिटी वाटर के साथ कशिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पेपर के अंदर, सेलुलोज के अंदर जो वाटर होता है वो इसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है। ये देखें, ये जो आपको फिल्म एक नज़र आ रही है बारीक सी, ये जो बारीक बारीक ब्लैक डॉट्स की जो एक फिल्म नज़र आ रही है, एक लेयर नज़र आ रही है, ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये एक्ट करते हैं एज स्टेशनरी फेज। अब क्या होता है कि ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये कंपोनेंट आएगा, अगर इसकी अफिनिटी
वाटर के साथ ज़्यादा हुई यानी स्टेशनरी फेज के साथ, तो ये कम ट्रेवल करेगा, ये उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जबकि वो कंपोनेंट जिसकी वाटर के साथ अफिनिटी नहीं होगी, कशिश नहीं होगी, वो क्या करेगा, वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा मोबाइल फेज के साथ, ठीक है। तो ये थी हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें जो हमारी देखिए, इसमें हमने ये देखना है कि स्टेशनरी फेज हमारी क्या है। जैसे एड्जॉर्प्शन में सॉलिड थी, पार्टीशन में लिक्विड थी, आयन एक्सचेंज में क्या होती है, रेजिन होती है। रेजिन जिसको हम ब्रोजा कहते हैं, ठीक है, ये हमारा मटेरियल होता है रेजिन। तो ये स्टेशनरी फेज के तौर पे अमल करता है। स्टेशनरी फेज रेजिन है, रेजिन के ऊपर अटैच हैं आयंस। अब क्या होता है कि हमारा जो सैंपल होता है उसके कंपोनेंट्स रेजिन के आयंस जो उसके साथ ऊपर अटैच होते हैं उससे अपने आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यानी वो अपना आयन रेजिन को दे देते हैं और रेजिन का आयन खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसको हम यूज़ करते हैं जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। आपको पता है कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं आयंस, ठीक है, जबकि सॉफ्ट वाटर में सोडियम और पोटाशियम के आयंस होते हैं। तो क्या होता है कि रेजिन के ऊपर जो आयंस होंगे उसको रिप्लेस कर देगा वाटर और वहाँ से ले लेगा पोटाशियम और सोडियम आयंस और अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस उनको दे देगा। इस तरह वो पानी जो निकलेगा वहाँ से साफ होके निकलेगा, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बाद। तो ये थी हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें क्या होता है कि स्टेशनरी फेज रेजिन है और यहाँ पर रेजिन के आयंस के साथ कंपोनेंट अपने आयन को रिप्लेस कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है आयन एक्सचेंज। और जो चौथी टाइप है वो है जेल फिल्ट्रेशन, जेल परमिएशन या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो जेल होती है, ठीक है। अब जेल जिस तरह हम घरों में भी जेली यूज़ करते हैं, बच्चे खाते हैं शौक से, ये देखें ये जेली है, ये जेली के अंदर ये देखें आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, पोर्स। अब क्या होगा कि जो हमारा कंपोनेंट होगा, जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा वो इसके अंदर से गुजर जाएंगे, ठीक है, और जिसका साइज़ बड़ा होगा वो इसके अंदर से नहीं गुजरेंगे, इस तरह वो सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम छलनी के साथ, छाननी के साथ आटा छाने तो जो बारीक पार्टिकल्स आटे के होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं और जो उसके अंदर कोई और कोर्स पार्टिकल्स होते हैं यानी जो और उसके अंदर फालतू ज़रात होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं जो छलनी से नहीं गुजर सकते, वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं। इन द सेम वे इसमें भी कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, इसलिए हमने इसका नाम दिया साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल परमिएशन। जेल परमिएशन इसलिए क्योंकि इसमें हमने स्टेशनरी फेज जो यूज़ की है वो जेल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब मोबाइल फेज जो मैंने आपको बताया था कि दो तरह से हो सकती है, लिक्विड हो सकती है या फिर गैस हो सकती है। तो इसी तरह उनकी आगे टाइप्स हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और फिर तीसरी कौन सी है, सुपर क्रिटिकल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, नॉर्मल फेज यानी जिसमें हम वाटर यूज़ करते हैं, रिवर्स फेज क्या होती है जिसमें हम नॉन पोलर जो है ना लिक्विड वो यूज़ करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो ये हो गई लिक्विड मोबाइल फेज, सॉरी रिवर्स फेज हो गई, ठीक है, यानी मोबाइल फेज इसमें क्या होगी, नॉन पोलर। उसके बाद गैस ये जो है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें हमने मोबाइल फेज ली है एज ए लिक्विड। गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस, आज जैसा कि नाम से जाहिर है इसका नाम ही गैस क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें मोबाइल फेज गैस यूज़ होगी, ठीक है। सुपर क्रिटिकल लिक्विड में हमने क्या लेते हैं, हमने लेनी है मोबाइल फेज CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने इसको लेना है इसके क्रिटिकल जो है ना कंडीशन से ऊपर लेना है हमने इसको, यानी क्रिटिकल फिनोमिना आपको पता है जिसमें गैस और लिक्विड दोनों मौजूद होती हैं, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमने इसको लेना है CO2 को और लेना है एज ए मोबाइल फेज, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी लास्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड, ठीक है, यानी जो क्रोमेटोग्राफिक आप बेड ले रहे हैं उसकी शेप क्या है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है प्लेनर और दूसरी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब प्लेनर में क्या है, यानी ये इस तरह से सरफेस होती है, ये प्लेनर यानी इस तरह से, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे पेपर दिखाया हुआ है एक, अब ये देखें पेपर क्या है, प्लेनर है, स्टेशनरी फेज इसके अंदर मौजूद है प्लेनर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज जिसमें प्लेनर मौजूद हो। इसकी टाइप्स क्या हैं, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। थिन लेयर में क्या होता है कि हमने शीशे की प्लेट के ऊपर, शीशे की प्लेट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, वो इनर्ट होती है। शीशे की प्लेट के ऊपर हमने कोटिंग करनी होती है एल्यूमिना की या सिलिका जेल की। तो सिलिका जेल या एल्यूमिना जो है वो स्टेशनरी फेज और वो भी मौजूद किस तरह से है, प्लेनर मौजूद है, ठीक है।
जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इस तरह से कॉलम यानी लंबाई रुख जो है वो स्टेशनरी फेज मौजूद होती है। ठीक है, अब आगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की भी दो टाइप्स हैं, एक पैक्ड कॉलम होता है और एक ट्यूबुलर कॉलम होता है। ठीक है, पैक्ड कॉलम में क्या होता है, स्टेशनरी फेज ली जाती है इस तरह से, जिस तरह से ब्यूरेट होता है। ठीक है, ब्यूरेट के अंदर जिस तरह हम उसको फिल कर देते हैं स्टेशनरी फेज को। ठीक है, जबकि ट्यूबुलर की एग्जांपल क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने लॉन्ग ट्यूब लेनी होती है और उसके ऊपर से हमने फ्लो करवाना होता है गैस को। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।